दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ लेखा जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे उसके संबंध में जो अवकाश के बहुत सारे प्रावधान है उसके संबंध में हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे, अवकाशन कितने प्रकार के होते हैं, अर्धवेतन अवकाश तथा लौकिक अवकाश के प्रावधान के संबंध में बताइए, है ना। अर्धवेतन अवकाश मतलब आधा वेतन दिया जाएगा, अवकाशकृत किया जाएगा पर उसमें आधा वेतन दिया जाएगा। लौकिक अवकाश यहाँ पे, है ना, ये उसी का एक रूप है। यहाँ पे अभी देखेंगे अपने आगे। यहाँ पे शासकीय सेवा काल में स्वीकृति किए जाने वाले सभी तरह के अवकाशों को संक्षिप्त, ठीक है। विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश संबंधी नियम क्या है, ये सब भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नियम मैंने बताया कि क्या क्या के तहत यहाँ पे, है ना, अवकाश दिए जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे यहाँ पे, जैसे अर्जित अवकाश हो गया, अर्धवेतन अवकाश हो गया, लौकिक अवकाश हो गया यहाँ पे, ये सब चीज़, है ना। अदेय अवकाश हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ देखेंगे यहाँ पे, है ना, आगे अपन डिटेल में। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अवकाश नियम 25, है ना। सबसे पहले अर्जित अवकाश को देखते हैं यहाँ पे। तो अपन अर्जित अवकाश जानते हैं यहाँ पे, पहले 240 दिन मिलता था यहाँ पे, है ना। अब कितना मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, 240 दिन मिलता था। अब यहाँ से क्या कर दिया गया है, 2010 के बाद यहाँ पे इसको कम 300 दिन कर दिया गया, है ना। ये 300 दिन तक 30 दिन होकर जुड़ते जाता है यहाँ पे, और 300 दिन के बाद यहाँ पे जैसे ही हो जाता है उसके बाद लेप्स होना चालू हो जाता है ना। तो ये हो गया यहाँ पे अर्जित अवकाश। विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर अन्य विभागों हेतु, है ना। तो अर्जित अवकाश यहाँ पे प्रत्येक शासकीय सेवक के प्रत्येक कैलेंडर में 30 दिनों का अर्जित अवकाश, कितने दिनों का यहाँ पे, 30 दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाता है यहाँ पे। इसकी गणना 6 माह में की जाती है। 6 माह मतलब जनवरी से जून और जुलाई से क्या हो जाएगा यहाँ पे दिसंबर, 6 महीने में की जाती है यहाँ पे। 6 महीना में 15 दिन, अगले 6 महीने में 15 दिन, इस टाइप, है ना। अधिकतम जमा 300 दिन यहाँ पे, परंतु 6 माही प्रारंभ से 300 + 15 हो जाता है यहाँ पे, मान चलिए। तो वो 15 दिन जो एक्स्ट्रा जुड़ा है यहाँ पे उसको शासकीय सेवक उसी 6 माह में ले सकता है। अगर नहीं लिया तो 6 माह बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैप्स हो जाएगा, उसका लाभ शासकीय सेवक नहीं उठा पाएगा। तो ये हो गया ना। शासकीय सेवक एक बार में लगातार 180 दिनों का अर्जित अवकाश ले सकता है। मतलब 180 दिन मतलब कितना हो जाएगा, 180 दिन मतलब कितना हो जाएगा, 6 मंथ, है ना। 6 मंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया ना, अर्जित अवकाश हो गया यहाँ पे। पर इसमें विश्रामावकाश विभाग को छोड़ दिया गया है, इसको याद रखना अपने को, ठीक है। एक उदाहरण समझते जल्दी, अच्छा समझ में आ गया यहाँ पे। यदि कि शासकीय कर्मचारी का पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश कितना, 180 दिन। अब जोड़ना कैसे है ना। अब दिनांक 1/1/2012 से 30/6/2012 तक यहाँ पे 6 माह, 6 माह कितने दिन, 15 दिन जुड़ेगा यहाँ पे। 15 दिन क्या होगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 + 15, है ना। 180 + 15 कितना हो जाएगा, 195। ये 195 आ गया अपना, है ना। 195 आ गया अपना यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1 जुलाई, है ना। ये पहले 6 महीना हो गया, अगले 6 महीने के लिए जुड़ेगा। 6 माह के लिए कितना, 15 दिन, है ना। 15 दिन जुड़ेगा तो इसमें यहाँ पे 195 फिर यहाँ 15 जोड़ोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे तो 15 जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 210 दिन हो जाएगा। तो 210 दिन उसके खाते में शेष दिखाएगा। कब, 31/12/2012 की स्थिति में। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। पूर्व में शेष अर्जित अवकाश कितना था यहाँ पे, 290 दिन था ना। कितना था, 290 दिन था यहाँ पे, है ना। तो फिर से यहाँ पे 6 महीना, फिर से यहाँ पे 6 महीना, है ना। 6 महीने में कितना दिन जुड़ेगा, 15 दिन जुड़ेगा। तो 210 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15। 210 + 15 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 210 यहाँ 305 हो जाएगा। तो 305 को 300 धन 5 करके लिखेंगे। ये 5 दिन को आपको इसी 6 महीने में आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो लेफ्ट हो जाएगा और 300 दिन ही बचेगा। वैसे यहाँ पे जुलाई में से दिसंबर यहाँ पे 6 माह हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ फिर 15 दिन जुड़ेगा। तब 300 + 15, है ना। फिर 300 + 15, 15 को यहाँ पे 15 दिन जो एक्स्ट्रा है उसको अगले 6 महीने में ले लो, नहीं तो ये 15 दिन लेफ्ट हो जाएगा और बचे कितना, 300। मतलब 300 ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। एक बात और है यहाँ पे, जब आप रिटायर हो जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 240 दिन का ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्जित अवकाश, है ना, स्वीकृत होगा यहाँ पे। इसी आपको मोनेटाइज होगा ये 240 दिन का अर्जित अवकाश, है ना। अगर आप ऐसा सोचेंगे आप रिटायर हो जाएंगे 300 दिन का आपको पैसा पूरा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 240 दिन का ही पैसा आपको मिलता है। इसलिए कोई शासकीय सेवक यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के लास्ट के 2 महीने में क्या कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब छुट्टी ले लेते हैं, अर्जित अवकाश ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 240 60 दिन का ऐसे मिल नहीं रहा है, तो 60 दिन क्या कर लें, छुट्टी ले लो, कम से कम छुट्टी तो मिले भाई, ऐसा है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूर्व में शेष अर्जित अवकाश 300 दिन, है ना। पूर्व में शेष अर्जित अवकाश कितना है यहाँ पे, 300 दिन है यहाँ पे। 300 दिन अर्जित अवकाश, है ना। तो अर्जित अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक यहाँ पे 25/6/2013 से यहाँ पे 10/7/2013 तक। मतलब इसने क्या किया यहाँ पे, उसका शेष अर्जित अवकाश 300 दिन है यहाँ पे, उसने अर्जित अवकाश के लिए आवेदन दे दिया है भाई यहाँ पे। अब इसको कैसे करना है उसको देखते हैं यहाँ पे ना। तो 1 जनवरी से जून तक के यहाँ पे 6 माह का 15 दिन जुड़ा यहाँ पे, 300 + 15, है ना। तो उसने क्या किया यहाँ पे, उपयोग में की गई अर्जित अवकाश की अवधि, है ना, मतलब 25/6/2013 से यहाँ पे 30/6/2013 तक। मतलब कितना यहाँ पे, कुल 6 दिन उसने क्या लिया, अर्जित अवकाश लिया था यहाँ पे। पर यहाँ पे 15 में से 6 माइनस हो जाएगा तो बचे कितना, 9 दिन। तो यहाँ 9 दिन तो अपन ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो 9 दिन नहीं लिया तो लेप्स हो गया, उसका बचा कितना, 300 ही दिन बचेगा लास्ट में। अगले 6 महीने में क्या हो जाएगा,
जुलाई से दिसंबर वाले में 15 दिन फिर जुड़ेगा, 300 प्लस 15, पर यहाँ पे उसने कितना दिन लिया, 10 दिन लिया है। तो 15 में 10 का कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 बचेगा, पर 5 की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 300 दिन पहले से ही क्या है इसका शेष है, तो यहाँ पे फिर से 300 दिन ही बचेगा। मतलब ये उसका जो 5 दिन हो जाएगा वो लेप्स हो जाएगा, है ना। तो आप लो चाहे मतलब 300 दिन ही जुड़ेगा यहाँ पे, और जितना दिन अगर उसमें ले लिए तो वो उसमें से घट जाएगा, और बाकी बचा दिन क्या हो जाएगा, उसमें लेप्स हो जाएगा। जैसे 5 दिन बचा थे, क्या हो गया अपना, लेप्स हो गया, है ना। और यहाँ 300 दिन का 300 दिन ही रहा, है ना। मतलब आप 300 दिन से ज़्यादा नहीं जा सकते, किसी भी हालत में आप 300 दिन से ज़्यादा जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, है ना। अवकाश नियम 26, है ना। अवकाश नियम 26 यहाँ पे क्या बोलता है, अवकाश नियम 26 ये बोलता है कि अर्जित अवकाश की गणना आप कैसे करेंगे, है ना। अर्जित अवकाश की गणना में 6 माह में की जाती है। जैसे 6 माह में कितने दिन होते हैं, 6 माह में यहाँ पे आपके कितने दिन होते हैं, 180 दिन होते हैं, यहाँ पे 180 दिन होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन दिया जाता है, कितना, 2.5 दिन दिया जाता है। 6 माह तो 6 गुणा 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12, है ना, 12 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा, आधा का 6, है ना। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे +3, मतलब टोटल एक 6 महीने में कितने 15 दिन दिए जाते हैं। ऐसा करके याद रखना है इसके यहाँ पे, है ना। अपूर्ण मास के लिए कोई भी अवकाश दे नहीं होता, है ना। जैसे कोई बीच में 6 महीने के बीच में आ गया यहाँ पे, मान लो चलो कोई बंदा आ गया यहाँ पे अपने यहाँ पे, है ना। आना था उसको जनवरी में आना था, तो और अच्छे से हो जाता कैलकुलेशन, पर वो मान चलो आ गया फरवरी में आ गया, 15 फरवरी के मान चलो आया, है ना। 15 फरवरी के आता है यहाँ पे, तो 15 फरवरी का जून तक कैसे जुड़ेगा बता, जनवरी का जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आया फरवरी के। फिर अब 15 दिन आधे ही दिन हो रहे हैं यहाँ पे, तो 2.5 दिन का फायदा से नहीं मिलेगा, मार्च से मिलेगा, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। तो यहाँ पे 2.5 2.5 5 में, और ये 2.5 2.5 5, है ना। तो 4 महीने को उसको यहाँ पे 10 दिन उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे अर्जित अवकाश मिलेगा, ये इस टाइप, है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे, सेवानिवृत्ति या ताकपत्र किसी 6 माह के बीच में होता है ना, ये सेवानिवृत्ति होती है या फिर कोई ताकपत्र देता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्ण माह 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश दे होगा यहाँ पे, है ना। अगर किसी शासकीय सेवक की सेवा निष्कासित अथवा सेवा मुक्त किया जाता है, अथवा सेवा में रहते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन का दर से अर्जित अवकाश देगा। अपूर्ण माह के लिए कोई भी अवकाश देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अपूर्ण माह है, आधा महीने में कोई यदि मर रहा है, या आधे महीने में कोई सेवानिवृत्त हो रहा है, अपूर्ण माह में उसको सेवानिवृत्ति, है ना, मतलब यहाँ पे अर्जित अवकाश को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा, है ना। नियुक्ति दिनांक कब हुआ यहाँ पे, 2/4, है ना। कब हुआ है, अप्रैल के महीने में हुआ है। अगर जनवरी में होता या जुलाई में होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पर यह कब हुआ, अप्रैल में हुआ। तो अप्रैल में यहाँ पे 2/4/2013, है ना। तो देखो यहाँ पे 2/4/2013 को हुआ, या 30/6, मतलब 2 माह। तो 2 माह कितना हो जाएगा अपना, 5 दिन जो 2.5 दिन, है ना। एक माह का 2.5 दिन, तो 5 दिन जुड़ गए यहाँ पे। तो यहाँ 5 दिन रहा, यहाँ पे टोटल शेष कितना बचेगा, 5 दिन, है ना। अब यहाँ पे अगले 6 माह के लिए कितना, 15 दिन, तो 20, तो 15 + 5 तो कितना हो जाएगा, 20। तो कितना शेष बचा यहाँ पे, 20 दिन बचा यहाँ पे, ये स्टेप्स हो गया, है ना। शासकीय सेवा किसी 6 माही में असाधारण अवकाश पर आता है ना। असाधारण अवकाश बड़ा खतरनाक है, इसमें पेमेंट नहीं मिलता, है ना। ये असाधारण अवकाश को इसलिए खतरनाक बोलता हूँ क्योंकि इसमें क्या नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलता यहाँ पे। यदि शासकीय सेवा किसी 6 माही में असाधारण अवकाश पर आता है, या अनुपस्थिति के कुछ अवधि में मृत दिवस या अकार्य दिवस मान लिया जाता है ना। अनुपस्थिति कुछ अवधि को मृत दिवस मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, अकार्य दिवस मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा। तो जितने दिन तक शासकीय सेवा का असाधारण अवकाश है, अकार्य दिवस या मृत दिवस पर आता है, उसका 1/10 दर से अगले 6 माही में देय होने वाले अर्जित अवकाश से घटा दिया जाता है, जिससे अधिकतम सीमा 15 दिवस तक होगी, है ना। कैसे समझ में आता आएगा यहाँ पे, मान लो 6 महीने तक को क्या हुआ यहाँ पे, अवैतनिक अवकाश ले लिया है, असाधारण अवकाश ले लिया है, तो 6 महीने का उसका तो जुड़ेगा नहीं, उल्टा 1/10 क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, माइनस कर दिया जाएगा अर्जित अवकाश में, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि तुम जा रहे हो अवैतनिक अवकाश में, तुमको फायदे देते रहेंगे हम, ऐसा नहीं है। 1/10 हम क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे। तो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे आगे, है ना। अब इसको यहाँ समझते समझ में आ गया यहाँ पे, है ना। पूर्व से सर्जी अवकाश कितना था, 180 दिन था यहाँ पे। अब उसको कुछ काम पड़ा चला, हाँ, या मृत अवकाश उसको लेना पड़ा यहाँ पे, या फिर कुछ वो करना पड़ा, तो कैसे देखते हैं यहाँ पे ना। सबसे पहले 1 से जनवरी से जून तक के कुछ ना कुछ नहीं किया, 6 महीने का 15 दिन उसको मिल गया, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 195 दिन कैसे हो गया यहाँ पे, 180 पहला का शेष था, प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 195 दिन हो गया यहाँ पे। तो ये 195 दिन अपना आ गया, है ना। अब 1 जुलाई 2012 से 31/12/2012 तक, है ना, कितना माह हो रहा है यहाँ पे, 6 माह, है ना। कितना माह हो रहा है, 6 माह। तो 6 माह का फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 दिन, है ना। 6 माह का 15 दिन, पर 15 दिन होना था, पर वो क्या किया यहाँ पे, ये, है ना, इस डेट में क्या किया उसने यहाँ पे, 15 फरवरी 2013 से 30 जून 2013 तक कुल 136 दिन, मतलब कुल 136 दिन के लिए अवैतनिक अवकाश में चले गया, है ना। अवैतनिक अवकाश में चले गए यहाँ पे। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे,
उसको माइनस करना पड़ेगा, 14 दिन इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 200 देखो 195 प्लस 15 दिन जुड़ना था तो कितना होता है यहाँ पे, कायदे से तो 205 दिन होना था, पर क्या किया वो अवैतनिक अवकाश में चला, कितना 136 दिन का था यहाँ पे, तो 136/10 मतलब 13.6 मतलब 114 दिन बोल सकते हैं, मतलब 14 दिन से क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 14 दिन क्या हो जाएगा इससे माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 215 होगा क्या यहाँ पे, है ना। ठीक है, 15 दिन में 8 होगा तो यहाँ पे 215 होगा ना, 215 हो जाएगा यहाँ पे। 215 में से 14 गया यहाँ पे, है ना, 215 है ना, 195 प्लस 15 है ना, मतलब 210 दिन है ना, 210 दिन होगा यहाँ पे, 210 दिन टोटल होगा यहाँ पे। 210 में से 14 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 14 दिनों को माइनस उसको क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन यहाँ पे वो अवैतनिक अवकाश में चले गया है तो 15 दिन तो इसको जोड़े ही है उसमें, साथ में ये 15 दिन उसमें जुड़ा है ना, प्लस ये टोटल 210 दिन हुआ, तो 210 दिन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ कितना था 210 दिन होना चाहिए था, पर यहाँ पे अपन क्या करेंगे यहाँ पे उसको घाटा कराएंगे, क्यों, क्योंकि उसको अवैतनिक अवकाश में गया था तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्जित अवकाश में घाटा होगा, कितने दिन का 14 दिन घाटा होगा, तो 10 में से 14 जाएगा घाटा होगा, तो यहाँ पे 196 दिन बचेगा, है ना। ये हो गया अपने यहाँ पे खाते में अवकाश जमा करते समय एक दिन अपूर्णांक को निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जाता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5.6 है तो इसको क्या मान लो आप यहाँ पे 6 ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अवकाश नियम 27, अवकाश नियम 27 क्या बोलते हैं यहाँ पे, अवकाश नियम 27 यहाँ पे विश्रामावकाश विभाग है ना। अब उन लोगों के लिए अर्जित अवकाश कैसे होगा यहाँ पे, इन लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट वाला है यहाँ पे, विश्रामावकाश सेवारत व्यक्तियों के लिए है ना। तो विश्रामावकाश विभाग के कार्यरत शासकीय सेवकों को प्रत्येक शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों का अर्जित अवकाश की प्राप्त पात्रता होगी, कितने दिन यहाँ पे 10 दिन है ना। 1 जुलाई 1 जनवरी 5-5 दिन करके कितना 10 दिन यहाँ पे, क्योंकि उनको बीच बीच में क्या दे दिया जा रहा है यहाँ पे विश्राम दे दिया जा रहा है, तो उनको 30 दिन नहीं मिलेगा, सिर्फ कितना दिन मिलेगा यहाँ 6 महीना में विश्राम दे दिया जा रहा है, तो 6 महीना में सिर्फ कितना मिलेगा उनको यहाँ पे 5 दिन मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे ये 6 महीना हो गया, ये 6 महीना हो गया, 6 महीना 5-5 दिन मिल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात यहाँ पे। अब देखिए कि शासकीय कर्मचारी का पूर्व से सर्जित अवकाश कितना था यहाँ पे, विश्रामावकाश विभाग का है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल विभाग को पहले पढ़ चुके हैं, अब किसका पढ़ रहे हैं यहाँ पे विश्रामावकाश विभाग है ना। तो 180 दिन हो रहा है यहाँ पे ना, 180 दिन हो रहा था, पहले कितना था यहाँ पे 5 दिन, ये 5 दिन है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 6 माह में कितना 5 दिन मिला, 6 माह में 5 दिन मिला तो 5 है ना, तो यहाँ पे 180 दिन था, 180 में प्लस 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 185, तो शेष कितना बचाएगा 185 है ना। अब 185 में फिर 5 दिन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 190, तो अब शेष कितना बचेगा यहाँ पे 190 दिन शेष बचेगा। तो ये हो गया अपने यहाँ पे उक्त शासकीय सेवक किसी 6 माह में असाधारण, अब ये क्या हो गया यहाँ पे असाधारण अवकाश, यहाँ फिर अवैतनिक अवकाश में भाग गया यहाँ पे, तो उसको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी भैया यहाँ पे, तो 1/30 कटौती करेंगे ना इसमें, उसमें कितना किए थे, उसमें पहले वाले में अपन कटौती किए थे यहाँ पे कितना 1/10 किए थे, पर इसमें कितना करेंगे यहाँ पे 1/30 करेंगे है ना। विश्रामावकाश विभाग वाले कर्मचारियों के लिए कितना करेंगे 1/30 है ना, 1/30, और नॉर्मल विभाग वाले कर्मचारी कितने किए थे 1/10 किए थे है ना, तो इनके लिए कितना करेंगे 1/30 करेंगे है ना। उदाहरण समझते हैं यहाँ पे, उदाहरण समझते हैं यहाँ पे है ना। ये देखिए यहाँ पे पूर्व में किसी शासकीय कर्मचारी का पूर्व में से सर्जित अवकाश कितना है यहाँ पे है ना, पूर्व में से सर्जित अवकाश कितना है उसका यहाँ पे 180 दिन है, 180 दिन है ना। तो 180 दिन है यहाँ पे, तो 5 दिन जुड़ा यहाँ पे, तो 180 185 हो गया, 150 दिन बैलेंस हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे वो 137 दिन के लिए अवैतनिक अवकाश में चला गया या असाधारण अवकाश में, तो 5 दिन जो जुड़ना था तो जोड़े ही जोड़े। अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 1/30 भाग क्या करेंगे, मतलब 5 दिन में क्या करेंगे माइनस कर देंगे ना, तो 150 जुड़ा था, तो यहाँ पे कितना होना कायदे से 190 होना था, पर यहाँ पे चूंकि अवैतनिक अवकाश में गया है उसको घाटा होगा यहाँ पे कितना 5 दिन का, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 दिन घाटा होगा तो 185 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका बैलेंस जितना था उतने में ही आ गया है ना, क्योंकि उसने अवैतनिक अवकाश ले लिया कितने दिन का 137 दिनों का है ना। ये हो गया। यदि शासकीय सेवक 6 माह के बीच नियुक्ति सेवा समाप्त है ना, नियुक्ति या सेवा समाप्त होती है ना, 6 माह के बीच हो रही है यहाँ पे, तो प्रत्येक पूर्ण मास के लिए 5/6 की दर से अर्जित अवकाश दे होगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नियुक्ति दिनांक कब हुआ है यहाँ पे शासकीय सेवक का, पहले उसको देखते हैं ना। तो मान लीजिए कि शासकीय सेवक नियुक्ति दिनांक यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा है ना। तो अपने को एग्जाम्पल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, आप थ्योरी कितने ही पढ़ लो बहुत अच्छी थ्योरी समझ में नहीं आती है, अपने को कुछ चीज़ें एग्जाम्पल समझ में आती है। तो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं कि शासकीय सेवक की नियुक्ति कब हुई यहाँ पे 2 अप्रैल 2013 को हुई है ना। शासकीय सेवक नियुक्ति कब हुई है 2 अप्रैल 2013 को हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुल महीने कितने यहाँ पे है ना 2/4/2013 अप्रैल है ना, अप्रैल का नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, सिर्फ मई और जून को लेंगे, क्योंकि आधा महीने को कभी भी यहाँ पे अर्जित अवकाश गणना शामिल नहीं किया जाता है, तो अपन अप्रैल तो नहीं ले सके, तो यहाँ पे मई और जून को लेंगे। मई और जून में कितना हो जाएगा, मई का यहाँ पे
और जून का लेंगे तो मई और जून का यहाँ पे कितने दिन हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 5 दिन मिलता है, तो यहाँ कितने मिलेगा, यहाँ पे 2 महीने का सिर्फ 2 दिन मिलेगा, है ना। 2 दिन मिला यहाँ पे, तो 2 दिन मिला, तो यहाँ पे 2 दिन का यहाँ 2 दिन शेष बचा यहाँ पे, फिर उसके आगे का यहाँ पे 6 महीने का 5 दिन जुड़ा, तो 5 और 2 7, तो 7 दिन शेष बचेगा, है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे विश्रामावकाश में कार्यरत शासकीय सेवक जिसके वर्ष में पूरे विश्रामावकाश का लाभ उठाता है, उस वर्ष की सेवा के लिए उसे किसी प्रकार के, है ना, अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं होगी। यहाँ पे 10 दिनों के अर्जित अवकाश छोड़कर, परंतु ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने विश्रामावकाश से कुछ दिन का लाभ उठाया है और कुछ दिनों का लाभ नहीं उठाया है, तो उन्हें उतने दिनों का लाभ नहीं लिया है, तो अनुपातिक रूप से अर्जित अवकाश देगा। मान लीजिए कोई शासकीय कर्मचारी ए है, यहाँ पे वो विश्रामावकाश विभाग में काम करता है ना, मान चलो उसको यहाँ पे साल में 10 दिन क्या मिला था, विश्राम मिल रहा था यहाँ पे, पर उसने इसका फ़ायदा नहीं लिया। उसको बोलना है मेरे को आराम हराम है, बोल रहा है यहाँ पे मेरे को आराम नहीं करना है, तो उसको कहीं ना कहीं ये 10 दिन उसने बचाया साल भर का, उसने विश्राम नहीं लिया, तो इसको फायदा उसको अर्जित अवकाश मिलेगा और उसमें क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। उक्त शासकीय कैलेंडर वर्ष में प्राप्त विश्रामावकाश कितना है, यहाँ पे मान चलो 60 दिन है। यहाँ पे विश्रामावकाश लाभ कितने दिन लिया, मान चलो 20 दिन लिया, तो उसका 30 दिन तो बचा यहाँ पे, तो 30 दिन बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 दिन का फायदा उसको किसे मिलेगा, अर्जित अवकाश से मिलेगा यहाँ पे। तो 60 डिवाइडेड बाई 30 है ना, तो यहाँ कितना रहा है, यहाँ पे 2 है ना, 2 दिन यहाँ पे फिर 40 है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 20 है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने विश्रामावकाश का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठाया है, ऐसे शासकीय सेवक नियम 25 में दर्शाया अर्थात अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, है ना, उन्हें 5 दिन के स्थान पर 15 दिन का अर्जित अवकाश क्या किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा ना। साल में 5 दिन मिलता था, अगर लिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 15 दिन का हो जाएगा। ये हो गया, मतलब नॉर्मल कर्मचारी की तरह हो जाएगा। यदि देव विश्रामावकाश में 15 दिन से कम लाभ उठाया है ना, यदि देव विश्रामावकाश में 15 दिन से कम, है ना, का लाभ उठाया, तो यह माना जाए कि विश्रामावकाश का लाभ उठाया ही नहीं है ना। 15 दिन से, तो ऐसे 30 दिन अर्जित अवकाश देव होगा ना। यदि 15 दिन से कम लाभ उठाया है, 15 दिन से कम लाभ उठाया है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसके अर्जित अवकाश का लाभ उसने लिया ही नहीं है। यहाँ पे 15 दिन से कम मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको पूरे 30 दिन का अर्जित अवकाश का फायदा उसको दिया जाएगा ना। ये हो गया यहाँ पे नियम 25। नियम 25 के बाद क्या अपने देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपन ने क्या पढ़ा, नियम कौन सा नियम देखे अभी अपन ने, अभी नियम 27 देख रहे थे यहाँ पे, नियम 27 देख रहे थे, उसका बाद यहाँ पे नियम 28 देखेंगे ना। अर्ध वेतन अवकाश है ना, अर्ध वेतन अवकाश मतलब यहाँ पे आधा वेतन मिलेगा, नाम से स्पष्ट यहाँ पे आधा वेतन अवकाश है ना। अर्ध वेतन अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन अग्रिम खाते में जमा किया जाता है ना। तो अर्ध वेतन अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को 10 दिन है ना, और 1 जुलाई को 10 दिन है ना, 1 जनवरी को 10 दिन यहाँ पे, और 1 जुलाई को 10 दिन, मतलब टोटल 20 दिन यहाँ पे स्वीकृत किया जाता है। यहाँ पे कि शासकीय सेवक की 6 माही की बीच में नियुक्ति होती है, तो प्रत्येक पूर्ण मास के लिए 5/3 की दर से अर्धवेतन अवकाश जमा किया जाता है। अपूर्ण मास के लिए कोई अवकाश नहीं दिए जाते हैं, तो पहले से पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अपूर्ण है ना, माह के लिए कोई भी अवकाश दे नहीं होता है। सेवानिवृत्ति अर्थात त्यागपत्र है ना, जिस 6 माही में होता है अथवा दिया जाता है, तो उस 6 माही के कोई प्रत्येक पूर्ण मास के लिए 5/3 की दर से यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। कैसे किया जाता है आगे एग्जाम्पल में देखेंगे अपन यहाँ पे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई शासकीय कर्मचारी पदच्युत किया गया है या फिर वो किया गया है, तो यहाँ पे पूर्ण मास के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और आधे महीने के लिए उसको अर्जित अवकाश में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आधा महीना है उसका, मान चलो निष्कासित किया गया उसको, यहाँ पे जून में रिटायरमेंट था उसका, और उसको अप्रैल में क्या कर दिया गया, यहाँ पे निष्कासित कर दिया गया, रिटायरमेंट है ना, कर दिया गया उसका यहाँ पे, तो वो आधा महीना जो है अप्रैल का उसका, उसको अर्जित अवकाश में उसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। किसी 6 माही में, है ना, किसी 6 माही में शासकीय सेवक की अनुपस्थित रहता है, किसी 6 माही में शासकीय सेवक अनुपस्थित रहता है, तो निलंबन की कुछ अवधि को अकर दिवस मान लिया जाता है ना। तो उसे खाते में आगामी 6 माह में जमा होने वाले 10 दिन अर्धवेतन अवकाश को अनुपस्थित अकर दिवस मानकर यहाँ पे 1/18 दर से घटा दिया जाता है यहाँ पे, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी, यहाँ पे 10 दिन होगी। कैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, है ना। ये अर्धवेतन अवकाश है, तो पूर्ण वाले में तो 15 दिन अर्जित अवकाश यहाँ पे जमा हो रहे थे, पर अर्धवेतन अवकाश कितने दिन होंगे, यहाँ पे 10 दिन जमा होंगे, है ना। कैसे निकालते हैं, 5/3 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ पे 6 महीना है ना, 6 महीना है, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दिन जमा हो गया, 10 दिन, शेष कितना बचा, 10 दिन, है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 181 दिन का उसने क्या कर लिया यहाँ पे, वो कहीं अवैतनिक अवकाश में चले गया या कहीं चले गया, तो उसको यहाँ घटाना पड़ेगा। 10 दिन यहाँ पे जुड़ता, 10 यहाँ कायदे से यहाँ पे 20 दिन होना था यहाँ पे,
पर वो अवैतनिक अवकाश में चले गया तो कुछ ना कुछ इसको नुकसान तो करना पड़ेगा भी अपने को। तो 181/1800 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू आएगी यहाँ पे 10.5, 10.05 आएगी, मतलब 10 दिन। तो 10 दिन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 से माइनस हो जाएगा, तो बचा अपना शेष कितना, 10 दिन ही बचेगा, है ना। ये हो गया यहाँ पे। अर्ध वेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या निजी कारणों से स्वीकृत किया जाएगा ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी कारणों से स्वीकृत किया जाएगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश लेने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्ध वेतन अवकाश लेने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा अवधि तक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही सक्षम अधिकारी का संतुष्ट होना चाहिए कि शासकीय सेवक अवकाश समाप्ति पर अपने कर्तव्य लौट आएगा, है ना। तो वही यहाँ पे अर्ध वेतन लो तो, है ना, किसी सर्जन से आप लिखवा के लाओ यहाँ पे और अपने साहब को दे दो, है ना, अपने साहब को दे दो यहाँ पे, अपने साहब को दे दो यहाँ पे। वो संतुष्ट होगा तो क्या कर देगा, आपका अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृत कर देगा, है ना, स्वीकृत कर देगा। और ये माना जाए कि अगर आप अर्ध वेतन अवकाश में नहीं होते तो आप अपने कर्तव्य पे क्या होते, उपस्थित होते, है ना, ये माना जाएगा। निजी कारणवश अर्ध वेतन अवकाश लेने पर भी सक्षम अधिकारी संतुष्टि होने पर ही शासकीय सेवक का अवकाश समाप्ति पर अपने कर्तव्य लौट आए, अर्थात संतुष्टि के आधार पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। सक्षम अधिकारी संतुष्ट होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे अवकाश नियम 29, है ना। अर्ध वेतन अवकाश के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, लघुकृत अवकाश। लघुकृत मतलब छोटा सा, है ना, छोटा सा अवकाश यहाँ पे, या परिवर्तित अवकाश भी इसको बोलते हैं ना। शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नीचे दर्शाई गई शर्तों के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश या आधी सीमा का लघुकृत अवकाश, है ना, अर्ध वेतन अवकाश की आधी सीमा तक, है ना, लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, है ना, चिकित्सा प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा भाई इसमें भी ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नीचे दर्शाई गई शर्तों के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश की आधी सीमा तक, है ना, अर्ध वेतन अवकाश की आधी सीमा तक क्या किया जाएगा, यहाँ पे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, है ना। जैसे, है ना, लघुकृत अवकाश स्वीकृत करने पर उसका दोगुना अर्ध वेतन अवकाश विकसित, है ना, विकलित किया जाएगा ना। जैसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत हो गया, लघुकृत अवकाश क्या हो गया यहाँ पे, स्वीकृत हो गया, तो दोगुना अर्ध वेतन अवकाश विकलित किया जाएगा ना। लघुकृत अवकाश स्वीकृत होना क्या, दोगुना अर्ध वेतन अवकाश विकलित किया जाएगा। आगे समझेंगे इसको और अच्छे से। सक्षम अधिकारी को यह विश्वास हो गया कि अवकाश समाप्ति के पश्चात शासकीय सेवक का कर्तव्य लौट आएगा। सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश में लघुकृत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता, सेवानिवृत्ति पूर्व स्वीकृत नहीं किया जाता यहाँ पे। लौकिक अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, परंतु सेवा काल में 180 दिनों के अर्ध वेतन अवकाश के बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुमोदन पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु जो लोकहित में सक्षम अधिकारी द्वारा लौकिक अवकाश में प्रतीत किया जा सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे सेवा काल में 180 दिनों क्या मिल रहा है, यहाँ पे अर्ध वेतन अवकाश मिल रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हैं, है ना, अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये अपना आ गया फ़ोटो, है ना। तो यहाँ पे ये फ़ोटो अपना आ गया है, तो इसको अपन देखते हैं कि कैसे और क्या कर सकते हैं ना। अभी मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं इसको। चलो, क्रॉप होने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पे लघुकृत अवकाश, तो लघुकृत अवकाश कितने दिन का मिलता है यहाँ पे, है ना। लघुकृत अवकाश होता है यहाँ पे जितना अर्ध वेतन अवकाश दे है उसका आधा, बशर्ते चिकित्सक द्वारा अनुशंसित किया जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अर्ध लघुकृत अवकाश यहाँ पे जितना अर्ध वेतन अवकाश दे है उसका आधा दिया जाता है ना। जैसे मान चलो यहाँ पे देखा है यहाँ पे, है ना, लौकिक अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, परंतु सेवा काल में 180 दिनों से के, है ना, अर्ध वेतन अवकाश को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के, है ना, अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा लौकिक अवकाश में प्रतीत किया जा सकता है ना। मतलब अर्ध वेतन अवकाश को ही, है ना, लौकिक अवकाश में क्या किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है ना, परंतु उसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का रहना जरूरी है ना। जिन शासकीय सेवकों को लौकिक अवकाश, है ना, जिन शासकीय सेवकों का क्या बोला मैंने यहाँ पे, है ना, एक मिनट, सॉरी, जिन शासकीय सेवकों को लौकिक अवकाश स्वीकृत किया गया है ना, वह, है ना, वह क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, वह क्या करेंगे यहाँ पे, वह, है ना, वह अवकाश से वापस आए बिना ही सेवा से त्यागपत्र दे देता है ना। ऑब्वियस बात है, लौकिक अवकाश क्या क्या स्वीकृत किया गया है और सेवा में वापस आए बिना ही त्यागपत्र देता है, तो उसके निवेदन पर उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी ना। ठीक है, निवेदन दिया, उन्होंने जितने दिनों का अवकाश पर लाभ उठाया है अर्ध वेतन अवकाश समझा जाएगा, उसे क्या चाहिए समझाएगा, अर्ध वेतन। अब उसको लौकिक अवकाश नहीं समझा जाएगा, उसको अर्ध वेतन अवकाश समझा जाएगा, और उक्त अवकाश के लिए वेतन भत्ता भुगतान कर दिया गया तो उस अंतर की राशि वसूल की जाएगी, और वेतन भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा, और अर्ध वेतन अवकाश में जाने पर वेतन भत्ते दिए जाते थे उनका भुगतान किया जाएगा ना।
शासकीय सेवक अस्वस्थ कारणों को आगे की सेवा में अनुपयुक्त होने के कारण सेवानिवृत्त हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में दिए गए वेतन भत्ते की वसूली नहीं की जाएगी ना। जैसे मान चलिए यहाँ पे वो है ना लघुकृत अवकाश में गया था, तो लघुकृत अवकाश में मान चलो गया था, लघुकृत अवकाश में गया था पर वो बीच में त्यागपत्र दे दिया यहाँ पे, है ना, त्यागपत्र दे दिया तो कुछ कुछ घाटा होगा यहाँ पे, तो लघुकृत अवकाश को फिर से यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे स्वीकृत कर दिया जाएगा, यहाँ पे उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा यहाँ पे, और उसको पूरे अंतर की राशि क्या की जाएगी, यहाँ पे वसूल की जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि तुम यहाँ पे बीच में त्यागपत्र दे दिए तुम्हारा हम सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी वसूली की जाएगी, उगाही की जाएगी यहाँ पे, और है ना, और यदि वो किसी है ना वैलिड रीजन जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो या फिर वो है ना मतलब कुछ उसको अस्वस्थता के कारण यहाँ पे शारीरिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ हो, यहाँ पे मतलब शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उस कारण सेवानिवृत्त हुआ हो, तो ये वसूली नहीं की जाएगी, है ना। शासकीय सेवक निवेदन पर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा भले ही उसके खाते में अर्जित अवकाश शेष हो ना। शासकीय सेवक निवेदन पर यहाँ पे लघुकृत अवकाश क्या किया जा सकता है, यहाँ पे स्वीकृत किया जा सकता है भले ही उसके खाते में अर्जित अवकाश क्या हो, यहाँ पे